छठा है निश्चित योजना स्वीकार करना। इस क्रम में विविध विकल्पों पर विचार विमर्श, अध्ययन और निर्णय करके कोई एक श्रेष्ठ योजना स्वीकार की जाती है। गौण योजना। गौण योजना में दिखता क्यों नहीं? तो अच्छा नहीं। अब गौण योजना का गठन और जांच। मूल योजना के अनुरूप अथवा मूल योजना के सहायक हो विकल्पों पर विचार किया जाता है, उसे गौण योजना के रूप में जाना जाता है। उदाहरण, कार बनाने वाले कंपनी टायर बनाए या बाहर से खरीदे, इस विषय में जो निर्णय करे उसे गौण योजना कहा जाता है। गौण योजना यानी कि खुद से उसका उत्पादन करे या कहीं से बना रेडीमेड लेके आए। तो अगर टायर गाड़ी बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो टायर वो जो है खुद से बनाए या बाहर से लेके आए। तो खरीदे गए इस विषय में जो निर्णय करे उसे गौण योजना कहा जाता है। गौण योजना को तैयार करने के बाद उसकी सफलता की जांच की जाती है और जिससे भविष्य में मूल योजनाओं में कोई अवरोध न आए। बनाने के बाद मतलब वो भी देखा जाता है कि बाहर से खरीदने में हमें वो ज़्यादा उपयोगी है या हमें बनाने में कॉस्टली कहाँ मतलब सस्ता पड़ रहा है या महंगा पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। आठवां है योजना मूल्यांकन। गौण योजना के गठन और जांच के बाद समग्र योजना का मूल्यांकन किया जाता है। इकाई में जब जब आवश्यकता हो तब वहाँ योजना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ और सलाहकारों की सहायता ली जाती है। योजना का मूल्यांकन यानी जो योजना बनाई है उसके ऊपर उसके देखरेख करने वाले, उसके मूल्यांकन करने वाले वो भी ध्यान देते हैं कि जो योजना हमने बनाई है वो सहायक है कि नहीं है। उसके लिए विशेषज्ञों सलाहकारों की सहायता ली जाती है, जिससे सत्य मत की प्राप्ति होती है और योग्य निर्णय लिया जा सकता है। आयोजन सतत गतिमान प्रक्रिया है और जब हम क्रमवार आगे बढ़ते हैं तब देखो और आगे बढ़ो का सिद्धांत अपनाना पड़ता है। प्रत्येक क्रम में मूल्यांकन आवश्यक होता है। बिना मूल्यांकन के कोई भी कार्य स्फटिक होता नहीं है। अगर उसका मूल्यांकन, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर इसका मूल्यांकन ना करना हो तो इसका पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मूल्यांकन होना है तो आप लोग भी उससे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भविष्य में उसकी जांच होगी। तो इस तरीके से अब है योजना के प्रकार। पहला है स्थायी योजना। स्थायी योजना बार बार उपयोग में ली जा सकती है। जिस कार्यों के संबंध में दैनिक निर्णय लेने हो ऐसे कार्यों के लिए यह योजना तैयार की जाती है, जहाँ व्यवस्थाकीय प्रवृत्तियों का पुनरावर्तन होता हो, वह ये प्रवृत्तियाँ शीघ्रता से हो और इस उद्देश्य से प्रमाणित नीति तय की जाती है, जिसे स्थायी योजना कहा जा सकता है। आयोजन में नीति, विधि और नियम दीर्घ समय के लिए तय होते हैं, जिसमें इन घटकों के साथ जुड़ी बातों के विषय में अधीनस्थ शीघ्रता से निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि ग्राहकों के ऑर्डर के अनुसार माल भेजने संबंधी विविध साख नीति का पूर्व स्थायी रचना की गई हो तो उसका अमल कर्मचारी शीघ्रता से कर सकते हैं। बार बार अच्छे उच्च अधिकारी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब निम्न कर्मचारियों को भी अगर हक दिए गए हैं तो क्या किस प्रकार से उसकी बिक्री करनी, क्या करना, उसका निर्णय वो खुद कर सकते हैं। हर छोटी छोटी चीज के लिए उन्हें अपने अधीनस्थों से या उच्च अधिकारियों से पूछताछ करनी पड़ती नहीं है। तो ये था स्थायी योजना। दूसरा है व्यूहात्मक योजना। व्यावसायिक इकाई उसकी फिलोसफी के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करती है, इसीलिए इकाई अपने जीवन काल दौरान किस फिलोसफी से काम करेगी यह तय किया जाता है। इसको इकाई का जीवन लक्ष्य कहा जाता है। इकाई के लक्ष्य सिद्ध करने के लिए दीर्घ समय और अल्प समय की विविध व्यूहरचनाएं निर्मित की जाती हैं। व्यावसायिक इकाई व्यावसायिक पर्यावरण, उसकी शक्तियां और दुर्बलताओं को ध्यान में रखकर योजना का निर्माण करती है। इस योजना के लिए दूरदृष्टि और अनुभव आवश्यक है। व्यूहात्मक योजना का प्रभाव दीर्घ समय में प्राप्त होता है। इस योजना के लिए सुसंगत निर्णय लेने पड़ते हैं, अर्थात निर्णयों में व्यापकता इस योजना में महत्वपूर्ण है। तीसरा है सुनियोजित योजना। व्यावसायिक इकाई के तय
किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मध्य स्तर अल्प स्तर की जिन योजनाओं का गठन किया जाता है उन्हें सुनियोजित योजना कहते हैं। योजना एक वर्ष या उससे कम समय अवधि के लिए गठित की जाती है। यह योजना अल्प समय के लक्ष्यों का स्पष्टीकरण करती है जिससे इकाई की प्रवृत्तियां उद्देश्य लक्ष्य हो जाती हैं और सुनियोजित रूप से होती हैं। किसी विभागीय प्रधान अधिकारी कर्मचारी से क्या कार्य करवाना है यह स्पष्ट होता है। इस योजना के गठन के लिए विशिष्ट ज्ञान और कुशलता आवश्यक होती है। सुनियोजित योजना यानी कि पहले से योजना निश्चित की गई है और उसे ये भी तय किया गया है कि किस व्यक्ति के द्वारा कोई एक प्रधान या सुपरवाइजर बना लिया जाता है कि जिसके द्वारा काम करवाया जाता है। उसके अंडर में व्यक्ति काम करते हैं और उसकी कोई किसी एक की निगरानी में अगर काम किया जाता है तो वो अच्छे से होता है। चौथा है कार्यकारी योजना। व्यावसायिक इकाई के विभागों, कार्य समूह और व्यक्तियों के कार्य संबंधी अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए गठित की जाने वाली योजना को कार्यकारी योजनाएं कहते हैं। ऐसी योजनाएं ज्यादा से ज्यादा एक वर्ष के अल्प समय अवधि की होती हैं। उदाहरण स्वरूप निश्चित किए गए वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मासिक या त्रैमासिक उत्पादन की योजना गठित की जाती है। व्यूहात्मक योजनाओं को लागू करने के लिए विभागीय प्रधान द्वारा ऐसी योजनाएं तैयार की जाती हैं। यह योजनाएं दैनिक कार्यों के साथ जुड़ी होती है। किसी विभाग के कर्मचारियों के साथ विचार करके तैयार की जाए तो इन योजनाओं का अमलीकरण प्रमाण में अधिक सरल हो जाता है। कार्यकारी योजना सुनियोजित योजना जैसी होती है। पांचवा है एकल उपयोग योजना। विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एकल उपयोग योजना तैयार की जाती है। विशिष्ट प्रवृत्तियों के लिए यह योजना तैयार की जाती है। किसी खास प्रकार के कार्य के लिए अर्थात जिन प्रवृत्तियों का पुनरावर्तन नहीं होता है ऐसी प्रवृत्तियों के लिए एकल उपयोग योजना तैयार की जाती है। एकल उपयोग यानी कि एक ही बार उसका उपयोग किया जाता है, दोबारा से उसका पुनरावर्तन नहीं किया जाता। जहां निर्माण कार्य, मकान निर्माण कार्य, पैकेजिंग, प्रिंटिंग आदि में यह योजना महत्वपूर्ण होती है। जैसे मकान एक बार बना लिया गया, दोबारा उसमें काम खत्म हो जाता है। पैकिंग वगैरह है उसमें, प्रिंटिंग में एक बार जो छप जाता है दोबारा उसकी मतलब जितनी भी बुक छपनी है वो छप जाती है। जो भी कोई प्रिंटिंग काम हो जाता है उसके बाद दोबारा उसमें उस कार्य को आगे बढ़ाया नहीं जाता है, नए सिरे से दूसरा काम होता है। तो इसे एकल उपयोग योजना, एक ही बार उसका उपयोग किया जाता है। छठा है आकस्मिक योजना। व्यावसायिक इकाई को परिवर्तित होती परिस्थिति के साथ कदम मिलाना अत्यंत आवश्यक है। विविध निश्चित परिबल जैसे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक या प्राकृतिक तत्वों के कारण व्यावसायिक पर्यावरण में परिवर्तन होता है। इन कारणों में पूर्व योजना में परिवर्तन करना पड़े या नवीन योजनाएं निर्मित की जाए, इन्हें आकस्मिक योजना कहा जाता है। मतलब आकस्मिक यानी कुदरती रूप से कभी कोई परेशानी आ जाए, तो राजकीय परेशानी आ जाए, सामाजिक असमानता आ जाए, तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए उसे आकस्मिक योजनाएं बनाई जाती हैं। तो ये था योजनाओं के प्रकार। अब है आयोजन के घटक। आयोजन के एक बौद्धिक प्रक्रिया है। ये तैयार करते समय बहुत सी छोटी छोटी योजनाएं, कार्यक्रम निश्चित करके योजना किया जा सकता है। इन्हें योजना आयोजन के घटक कहा जाता है। उदाहरण, व्यावसायिक इकाई का अंदाज पत्र बनाना हो तो सर्वप्रथम प्रत्येक विभाग का अंदाज पत्र बनाना पड़ता है। तत्पश्चात उस पर चर्चा विचारणा करके इकाई का सर्वोच्च अंदाज पत्र बनाया जा सकता है। आयोजन यानी कि प्लानिंग ही होता है, तो उसका एक अंदाज पत्र बनाना पड़ता है। तो अंदाज पत्र आयोजन के घटक में किसका समावेश होता है वो तो पहला है उद्देश्य निश्चित करना, उसे पूर्ण करना व्यावसायिक इकाई का मुख्य लक्ष्य है। निश्चित करना, उसे पूर्ण करना वो उसका प्रथम लक्ष्य है। यह तय करते समय इकाई को प्रभावित करने वाले प्रत्येक तत्व का ध्यान रखा जाता है। उद्देश्य प्राप्त किया जा सके ऐसे वास्तविक होने चाहिए, ये बहुत अधिक महत्वाकांक्षी नहीं होने चाहिए। दूसरा है व्यू रचना। आयोजन में तय किए गए उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति अर्थात व्यू रचना। इससे इकाई बाजार में स्पर्धियों के सामने या प्रभावित करने वाले अन्य परिबलों के समक्ष टिकी रह सकती है। व्यू रचना का उपयोग सेना और खेलकूद जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने में किया जाता है। व्यू रचना स्पर्धियों से गुप्त रहे यह भी आवश्यक है। उचित व्यू रचना के कारण इकाई को महत्तम सफलता का विश्वास प्राप्त होता है। व्यू रचना
यानी कि जो भी प्लानिंग के जो भी युक्ति मतलब क्या होता है कि आयोजन में तय किए गए उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति अर्थात की व्यूह रचना। कई बार बाजार में स्पर्धियों के सामने टिके रहने के लिए आज के ज़माने में बहुत कंपटीशन है। एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले बहुत सारी इकाइयां होती हैं, जैसे कि सेना और खेलकूद जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने में किया जाता है। व्यूह रचना स्पर्धियों में टिके रहना आवश्यक होता है और उचित व्यूह रचना के कारण इकाई को महत्तम सफलता विश्वास प्राप्त होती है। नीति आयोजन में तय किए गए उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए संचालक जो निर्णय और व्यूह रचना निश्चित करते हैं उसे नीति कहते हैं। नीति इकाई की एक छाप पैदा करती है, इकाई की कुशलता तय कार्य पद्धति का परिचय देती है। उद्देश्य की तरह नीति भी व्यवहारिक और वास्तविक होनी चाहिए। साख पर माल का विक्रय करने की नीति। चौथा है पद्धति विधि। पद्धति इकाई के कार्यक्रम को पूर्ण करने की व्यवस्था दर्शाती है। व्यूहरचना इकाई के प्रतिस्पर्धियों के समक्ष टिके रहने की व्यवस्था दर्शाती है। नीति उद्देश्य को किस प्रकार पूर्ण किया जा सकता है इसकी जानकारी देती है, जबकि विधि तय किए गए उद्देश्य को किस प्रकार पूर्ण करना है उसका मार्ग बताती है। उदाहरण, इकाई तिमाही विक्रय के आंकड़े प्राप्त करके वार्षिक विक्रय के उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करती है। ऐसा करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। संक्षेप में विधि अर्थात कोई प्रवृत्ति किस प्रकार करनी है इसके लिए रीति। नियम आयोजन में निश्चित किए गए कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए नियम आवश्यक है। नियम विधि निश्चित करते हैं, स्पष्ट जानकारी देते हैं। इसके कार्यक्रमों में अनुशासन स्थापित होता है तथा उद्देश्य प्राप्ति और निरीक्षण का कार्य सुगम हो जाता है। उदाहरण, कार्य के घंटों दौरान कर्मचारियों को मोबाइल का उपयोग नहीं करना, इकाई के धूम्रपान नहीं करना। नियम बनाए गए होते हैं कि जितने समय आप काम करेंगे उतने समय आपको अपना मोबाइल यूज नहीं करना है। फिर काम करते करते आपको धूम्रपान नहीं करना है या कोई व्यसन नहीं करना है। तो इस तरीके से नियम होते हैं। छठा है अंदाज पत्र। इकाई के निर्धारित उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अंकुश के माध्यम के रूप में अंदाज पत्र का उपयोग होता है। विविध प्रकार के अंदाज पत्र जैसे पूंजी खर्च अंदाज पत्र, उत्पादन खर्च अंदाज पत्र, विक्रय अंदाज पत्र और नगद अंदाज पत्र आदि तैयार किए जाते हैं। जैसे आपने 11वीं में बजट के बारे में पढ़ा होगा, तो बजट में कितने प्रकार के बजट बनाए जाते हैं। अंदाज पत्र इकाई की प्रक्रिया पर नियंत्रण करता है और संचालन कार्यक्षम बनता है। मतलब अंदाज पत्र से हमें पता चलता है कि कितनी पूंजी लगेगी, कितना वित्तीय खर्चा होगा, कितना मतलब माल मटेरियल कितना चाहिए, हर चीज़ों का अंदाज लग सकता है। कितने समय में हमारा उत्पादन होगा। 7वां है कार्यक्रम। व्यावसायिक इकाई द्वारा किए जाने वाले कार्य को जो क्रम दिया जाता है उसे कार्यक्रम कहते हैं। यदि कार्यक्रम अनुसार कार्य हो, लक्ष्य प्राप्ति का प्रश्न पैदा नहीं होता है। संचालन का कार्यक्रम अनुसार हो रहा है या नहीं है यह देखने का है तथा उनको निर्धारित मापदंडों के साथ तुलना करके उसमें विचलन दिखाई दे तो सुधारात्मक उपाय आवश्यक होते हैं। तो ये थे आयोजन के घटकों में कार्यक्रम। तो आपका ये आयोजन चैप्टर आज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हमने आयोजन में किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा, आयोजन की व्याख्या, आयोजन किसे कहा जाता है, तो जॉर्ज टेरी ने आयोजन की व्याख्या दी थी, उसके लक्षण के बारे में पढ़े, आयोजन प्रक्रिया के मतलब जो उसके निर्माण प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़े, सीमाओं के बारे में पढ़े, आयोजन की प्रक्रिया के बारे में, आयोजन की योजनाओं के प्रकार के बारे में और आयोजन के घटक के बारे में। तो आज हम यहाँ पे लेसन नंबर 3 आयोजन मीन्स प्लानिंग यहाँ पे समाप्त हो रहा है।